हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्लास 10th का चैप्टर 1. ओके, विच टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर. फर्स्ट वी विल कवर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देन फंडामेंटल थ्योरम एंड अरिथमेटिक्स, irrational numbers, decimal expansion of decimal numbers, all important questions from NCERT and NCERT exemplar books. सिर्फ हम लोग जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से या थ्योरी को कंसेप्चुअल समझने के लिए वो क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर. सबसे पहले हु वाज यूक्लिड. यूक्लिड को हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं. इन्होंने क्या क्या दिया था? प्लेन ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, construction of circles. He wrote many books on irrational numbers also. Volume of 3D shapes like pyramid. Euclid's division lemma. Euclid's division lemma किस बेसिस पे है? डिवीजन रूल. डिवीजन रूल क्या बोलता है कि हम लोग जैसे कोई भी दो नंबर है जिसको हम लोग मान लो 30 और 7 है, तो कोई भी दो नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड जब करेंगे तो कुछ क्वोशंट आएगा एंड सम रिमाइंडर विल बी देयर. ओके, तो इसमें कौन कौन सा टर्म हुआ? एक ये हुआ, एक 30 हुआ, एक 4 हुआ, एक 2 हुआ. तो 30 को क्या बोलते हैं? डिवाइड. ये होता है, इसे डिवाइड करते हैं वो डिवीजन. दिस विल बी आवर कोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर आर. ओके, तो डिवीजन रूल क्या होता है? इन चारों के में ही क्या रिलेशन है? वही डिवीजन रूल होता है. जैसे डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जो रिमाइंडर आया था उसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइडेड आ जाएगा. वही रूल बता रहा है, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. किसी भी दो नंबर को हम लोग इसमें फिट कर सकते हैं, इसमें फिट कर सकते हैं. अब इसी को यूज करके यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम लोग SCF निकालते हैं. एक्चुअली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलता क्या है? इट सेज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए बी क्या था इसमें? 30 और 7. देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर सच डेट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. आर क्या होगा? जो रिमाइंडर आएगा हमेशा ही डिवीजर, यानी जिसमें जो 7 है इससे छोटा आएगा. जिसमें भी डिवीजर है, जैसे अगर 8 और 42 है तो इसमें जो भी रिमाइंडर आएगा, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 2. ये हमेशा ही इस डिवीजर से छोटा आएगा. ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है. जो आर है या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, या डिवीजर से छोटा होगा. ओके, इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग SCF निकालेंगे अभी, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है इस चैप्टर से. जैसे मान लो 20 और 8 है, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. यूक्लिड्स बोल रहा है किसी भी दो नंबर को हम लोग देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर सच डेट a is equal to b q plus r which satisfies this. तो b 20 is equal to 8, 2 q हो गया, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या आया? 4 आया. तो 4 + 4 कर देंगे. किसी भी दो नंबर को इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं. ओके, अब इसी को यूज करके SCF निकालते हैं. SCF कैसे निकालते हैं वो अभी मैं बताता हूँ. SCF के लिए सिंपल है. जैसे यूक्लिड्स ने क्या बोला कि फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, a क्या हो गया? 20 हो गया, b हो गया 9. देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर विच, तो क्यू क्या हुआ इसमें? 2 हो गया, 9 2 ज़ा 18, रिमाइंडर क्या आया? 2. देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच डेट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. जहाँ पे आर क्या है? 0 से बड़ा होगा, आर इसमें 2 है, और ये 9 क्या है? बी हो गया. ओके, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? ये 9 अब डिवाइडेड हो जाएगा. 9 इज इक्वल टू, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा बी. तो 2 इंटू 4 प्लस, और ये कब तक चलता रहेगा प्रोग्रेस? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए. 2 इज इक्वल टू, अब ये रिमाइंडर आ जाएगा बी. 1 इंटू 2 प्लस 0. जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, जैसे ही जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया उसका जो बी होगा ना वो SCF हो जाएगा. क्या हो जाएगा? SCF. सिंपल एज इट इज़. यूक्लिड्स ने यही बोला कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी पहले a एंड b था फर्स्ट स्टेट में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या होगा? r 0 से बड़ा या बराबर होगा या b से छोटा होगा. इसमें कंडीशन को फिट करेगा. अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? b जो हो जाएगा a बन जाएगा, और b की जगह पे r आ जाएगा, और कुछ नया q आएगा और नया r आएगा. थर्ड स्टेप में क्या होगा? जो भी यहाँ पे r है वो हो जाएगा b की जगह, a की जगह पे आ जाएगा, और नया कुछ, ये तो यहाँ आ जाएगा r डैश, फिर नया कुछ q आएगा और नया r डैश, नया रिमाइंडर आएगा. और जैसे ही ये r डबल डैश यानी रिमाइंडर 0 आएगा
उसमें क्या होगा, जो भी यहाँ पे रहेगा ना बी एज बी का रोल प्ले करेगा वो हो जाएगा हमारा HCF। ये हो गया हम लोग सिस्टम मैथमेटिकल। और ये एग्जांपल हो गया इसका, ये इसका एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं, जैसे 30 और 7 का है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 30 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू ये क्यू क्या आएगा, इसमें 4 आ जाएगा, रिमाइंडर इसमें भी 2 आएगा। फिर ये वाला बी यहाँ पे आ जाएगा और ये आर पी बन जाएगा, 2 3 जा 6 + 1। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, ये यहाँ आएगा 2 1 बन जाएगा बी, 2 + 0 रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे ही जो बी रहेगा वो हमारा जो होगा HCF। तो HCF ऑफ 30 एंड 7 विल बी 1। ओके, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं। आप लोग 120 और 20, ये एग्जांपल एक ट्राई इट योर सेल्फ, ट्राई दिस वन यूजिंग दिस मेथड। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। मतलब कि ये तो ठीक है कि हम लोग 29 फिर 9 और 2 इसमें दिख रहा है ना, ये फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसका HCF निकाल रहे हैं 20 और 9। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या रिड्यूस हो गया, सेम इसी फॉर्मूला में हम लोग फिट करें तो 20 की जगह 20 की जगह 9 आ गया, 9 की जगह 2 आ गया। यानी इस वाले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 और 2 का HCF निकाल रहे हैं। अगर ये हम लोग इसको हम लोग छिपा दें तो यहाँ से कोई भी देखेगा तो क्या लगेगा, 9 और 2 का HCF यूज कर रहे हैं। और यहाँ से क्या लग रहा है, 2 और 1 का HCF यूज कर रहे हैं। जो 2 और 1 का HCF जैसे ही आ गया वही इसका भी हो गया 9 और 2 का, और वही 20 और 9 का, जो कि हम लोग आंसर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 20 और 9 का HCF, 9 और 2 का HCF और HCF ऑफ 2 एंड 1 ये सब बराबर क्यों आ रहा है। और इसी को यूज करके ये लेमा आया है, जो भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसी को यूज किया गया कि हम लोग का जो भी प्रॉब्लम था ना, पहले प्रॉब्लम क्या था 20 और 9 जो कि बड़ा था, फिर 9 और 2 में कन्वर्ट हो गया जो कि इससे भी छोटा है, फिर 2 और 1 क्लोज टू 1 आ गया। यानी हम लोग का डाइवर्स हो रहा है प्रॉब्लम पहले बड़ा था उसको हम लोग ने छोटा कर दिया, फिर उससे और छोटा प्रॉब्लम। यानी लेमा इसी को बोलते हैं, किसी एक कंडीशन को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को डाइवर्स करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। ठीक है, ये वर्क क्यों कर रहा है ये हम लोग अभी देखते हैं। अगर आप लोग पहले खुद से ट्राई करो इसको, कि मतलब खुद से आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं कि ऐसा वर्क क्यों कर रहा है। ये तो ठीक है, आंसर हमारा सही आ रहा है हर बार, ठीक है, लेकिन ये वर्क क्यों कर रहा है। ओके, कि 9 और 2 का भी HCF, 20 और 9 का भी HCF सेम आ रहा है, 2 और 1 का भी HCF सेम आ रहा है, उसी को यूज़ किया गया है। तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 20 और 9 था, मान लो ये A और B है, A और B है, तो A B का अगर HCF H आ रहा है, मान लो H आएगा, यानी इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, H होगा। सिंपल, दोनों का फैक्टर भी होगा और हाईएस्ट भी होगा। तो अगर मैं A में से B माइनस करता हूँ, क्या इसका भी H कॉमन फैक्टर होगा, देखते हैं। मान लो H क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर भी है इन दोनों का, तो फैक्टर है तो H इंटू सम पॉजिटिव नंबर M लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, H इंटू N लिख सकते हैं, क्योंकि H का मल्टीपल ही तो होगा ये, क्योंकि H इसका फैक्टर है। तो H इंटू N, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है लिखने में। तो अगर A माइनस B करते हैं, यानी HM माइनस HN करते हैं, तो क्या इसमें H कॉमन आ सकता है क्या, आज बिल्कुल आएगा। तो इस ये बोल सकते हैं इसका भी कॉमन फैक्टर H है, कॉमन फैक्टर इसका H है, और हाईएस्ट भी होगा, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट है तो इसका भी हाईएस्ट होगा। सिंपल, ये एक्सप्लेन करना है आपको कि इन दोनों इसका भी हाईएस्ट फैक्टर क्यों H होगा। ओके, ये तो हो गया कि कॉमन फैक्टर तो है। ओके, अब क्या A माइनस 2B, इसका भी क्या H कॉमन फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। देखते हैं, HM, A की जगह HM लिख दिया, 2 तो था ही, और B की जगह HN लिख देते हैं, तो बताओ क्या आया। H इसमें भी कॉमन आ गया, M माइनस 2N, इसमें भी H कॉमन आ गया। तो क्या ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि A माइनस किसी भी Q के लिए, यानी 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ही Q आएगा कोई, Q A में से Q भी अगर माइनस करते हैं, क्या उसका भी H कॉमन फैक्टर आएगा क्या, देखते हैं। B की जगह HN लिखते हैं, HN, और Q इसमें मल्टीप्लाई है, तो इसका इसमें भी H कॉमन आ गया, H माइनस QN। ओके, तो H कॉमन आ गया इसमें भी, यानी इसका भी कॉमन फैक्टर H होगा, इसका भी कॉमन फैक्टर CF
डिनोट्स कॉमन फैक्टर h होगा। और a माइनस क्यू बी क्या है, देखो तो a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, ये लिख सकते थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। तो a माइनस क्यू बी क्या है, r है, यानी r का भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, h ही होगा कॉमन फैक्टर। यानी अगर a और b हमारा, a तो बड़ा था, a बड़ा था, हर केस में दो भी नंबर है, जो बड़ा रहेगा उसको a ले लेंगे। तो इन दोनों का अगर HCF निकालना है तो क्यों ना वो a माइनस क्यूब यानी r का और b का जो छोटा है, तो b और r का भी HCF हम लोग निकाल सकते हैं, b और r का भी HCF निकाल सकते हैं। तो a b की जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, b और r का HCF निकाल रहे हैं। अब r अगर 0 आ गया तब तो ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वही h ही तो हो जाएगा दोनों, क्योंकि इसको b से अगर a डिवाइड कर रहे हैं, b से a और सम q, तो यहाँ पे बी क्यू आया। और अगर ये 0 आ गया तो यही HCF हो गया, क्योंकि ये खुद का ही कॉमन फैक्टर होगा और इसका भी कॉमन फैक्टर है और यही लार्जेस्ट होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF तो बी ही हो जाएगा, HCF भी हो जाएगा। लेकिन अगर R 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, B और R का HCF निकालेंगे। ऐसे ही हम लोग रिपीट करते रहेंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, जो इन दोनों का R आएगा और ये R दोनों क्या हो जाएगा, B और R को रिप्लेस कर देगा। तो इसी को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वो 20 और 9 का एग्जाम्पल था। तो 20 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 2, इसमें क्या था, जो रिमाइंडर R आया था और ये था B, तो क्या था इसमें 20 माइनस 20, जो भी HCF आएगा उस इसका भी हाईएस्ट फैक्टर होगा और इसका भी हाईएस्ट फैक्टर होगा और इसका भी हाईएस्ट फैक्टर, यानी कॉमन हाईएस्ट फैक्टर होगा तीनों का। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, B और R का भी HCF यूज कर रहे हैं। तो समझो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 9 और 2 का HCF निकालो। तो 9 और 2 का HCF कैसे निकलेगा भाई, देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से देखते हैं, नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब जो इसमें B था और इसका जो रिमाइंडर है उसका HCF निकालो, 2 और 1 का निकालो, देखते हैं 1 से डिवाइड हो रहा है क्या, हो जा रहा है। जैसे ही हो जा रहा है यानी 2 और 1 का HCF क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही अब ऊपर जाएंगे, यानी 9 और 2 का भी 1 होगा, इसीलिए 20 और 9 का भी HCF 1 होगा। सिंपल, बाकी इतना एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन का बोर्ड के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्ड के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर बोर्ड के लिए आपको पढ़ना है, ये याद रहना चाहिए, 20 और 9 के निकालना है तो पहले ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये जो डिवीजन रूल है उसको लिख लेंगे। फिर अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिवाइज़र हो जाएगा डिवाइडेंड और रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइज़र। सिंपल, तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का डिवाइज़र क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सिंपल, ऐसे भी देखते हैं ना हम लोग, जैसे 20 और 9 था तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन से भी कर लेते थे 9 और 20 को। ये रिमाइंडर 2 आया, अब ये 9 क्या आ जाता, यहाँ पे आ जाता, तब तक करते थे तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और फिर ये यहाँ आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो ये HCF हो जाता था। ये लॉन्ग डिवीजन वाले में भी हम लोग कर लेते थे। सेम इसी स्टेप को यहाँ लिख दिया है, चारों में हम लोग रिलेशन लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस चारों में रिलेशन है, 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इन चारों में रिलेशन है, और जो यहाँ पे आया था वही HCF हो गया था। दोनों सेम चीज़ है। ये सिंपल था, इस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन खुद से करना है। अब एक और क्वेश्चन आ गया इसमें। एक और क्वेश्चन ये है कि ए फार्मर हैज़ 2 pieces of land with areas 750 meter square and 1050 meter square. He wants to divide both pieces of land into a smaller plot of equal area using the largest possible plot size. What is the largest possible area of each plots? How many plots can be formed from each pieces of land? क्वेश्चन क्या है, मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो ज़मीन है, एक का एरिया है 750 मीटर स्क्वायर और एक का एरिया है 1050 मीटर स्क्वायर। अब किसान क्या चाहता है, दोनों ज़मीन को स्मॉलर प्लॉट्स में इक्वल एरिया में बांटना चाहता है। मतलब कि अगर इसका x में बांटता है तो ये भी x में बांटेगा, क्या x
एक्स मीटर स्क्वायर ऐसे ऐसे बांटना चाहता है अलग अलग हिस्सा में, और एक्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल साइज हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक एक मीटर स्क्वायर में बांट दे रहा है, तो एक एक मीटर स्क्वायर में भी तो बांट सकता है, वो भी इक्वल ही है, लेकिन लार्जेस्ट पॉसिबल नहीं है, मतलब सबसे लार्जेस्ट एरिया नहीं है वो। उसके आगे भी पॉसिबल है, 2-2 मीटर स्क्वायर का भी बांट सकता है। ऐसे ही बहुत सारे पॉसिबल होंगे, लेकिन उसमें से हमको लार्जेस्ट चाहिए। तो लार्जेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक तो दोनों का कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए, जिस भी एरिया का हम लोग रखते हैं फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो 100 मीटर स्क्वायर का अगर बांटते हैं 100 मीटर स्क्वायर, तो ये तो 7 हिस्सा में तो बढ़ जाएगा, 7 पार्ट्स में, लेकिन लास्ट पार्ट क्या होगा 50 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा, यानी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए फैक्टर होना चाहिए, यानी 50 अगर हो गया तो वो चलेगा, यानी इसका फैक्टर होना चाहिए। ऐसे ही इसको भी अगर डिवाइड करते हैं तो इसका फैक्टर होना चाहिए। अब दोनों को ही इक्वल ही बांटना है, यानी दोनों का ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका फैक्टर है इसका फैक्टर नहीं है तो इसका कुछ पार्ट्स बच जाएगा जो कि इक्वल नहीं होगा। अगर इसका फैक्टर है इसका फैक्टर नहीं है तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं है, कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, यानी दोनों का ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और लार्जेस्ट पॉसिबल यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो सिंपल है एचसीएफ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एचसीएफ। और क्यों कैलकुलेट करना है ये मैं एक्सप्लेन कर दिया। तो सिंपल, अब एचसीएफ कैसे निकलेगा भाई, आप किसी भी फैक्टराइजेशन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं पढ़ाया हूँ। तो 1050 और 750 ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसके लिए कुछ क्यू अवेलेबल होगा, यानी क्यू इसमें क्या है 1 है, और कुछ रिमाइंडर यानी आर अवेलेबल होगा। तो आर है, जहाँ पे आर जो है 300 है, जो कि बी से छोटा है भी। बी क्या है 750 है। सिंपल। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, रिमाइंडर 0 नहीं है तो अगला स्टेप में जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बी ए बन जाएगा, ए बन गया। आर क्या होगा, बी बन जाएगा। अब इसके लिए क्यू और आर क्या है, तो Q2 हो गया और आर 150। अभी भी आर 0 नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बी फिर ए बन जाएगा 300, आर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। सिंपल, इंटू 2 प्लस 0। रिमाइंडर जैसे ही 0 आया उसका बी क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही एचसीएफ हो गया, यानी 150 मीटर स्क्वायर का पर साइज होगा, पर प्लॉट साइज होगा, जो भी डिवाइड करेगा पर पार्ट्स का एरिया क्या होगा 150 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ ईच प्लॉट्स। हर प्लॉट्स का लार्जेस्ट एरिया पॉसिबल एरिया क्या हो सकता है, यानी 150 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। सेकंड का क्या होगा, हाउ मेनी प्लॉट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम ईच पीसेज ऑफ लैंड। हर पीसेज ऑफ लैंड से कितने प्लॉट्स बन सकते हैं। तो 150 में डिवाइड कर रहा है तो इसको क्या करेंगे 750 को 150 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल। तो यानी इसका 5 पार्ट्स बनेगा और ऐसे ही इसका क्या बनेगा 7 पार्ट्स बनेगा। सिंपल, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। आप लोग खुद से भी इसको ट्राई करना है, एकदम इजी क्वेश्चन था, बोर्ड के लिए भी ज़रूरी है और एचसीएफ को समझना है तो उसके लिए भी ज़रूर। एचसीएफ निकाली क्यों रहे हैं ये भी सोचना है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, इसको हम लोग यूनिक फैक्टराइजेशन में थ्योरम भी बोलते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। यानी ये पहले बोलता क्या है ये बताता हूँ मैं। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। सिंपल भाषा में समझते हैं इसको। 12 है तो इसको हम लोग क्या ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और वो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, यूनिक होंगे। बस उनके ऑर्डर इधर हो सकते हैं, मतलब ऑर्डर को अगर छोड़ दें तो वो यूनिक ही होंगे। ऑर्डर क्या होता है, जैसे अगर 12 है तो इसको हम लोग 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, तीनों ही प्राइम नंबर है। अब इसको किसी भी ऑर्डर को अगर हटा दे, जैसे 2 × 2 × 3 को हम लोग 3 कोई आएगा तो 3 × 2 × 2 लिख सकता है, 2 × 3 × 2, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स यूनिक ही रहेंगे। क्या रहेंगे, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स यूनिक ही रहेंगे। क्यों, इसमें 2 जो है 2 ही बार आएगा, चाहे ऑर्डर इधर उधर कितना भी कर ले आदमी, और 3 1 टाइम ही आएगा, चाहे ऑर्डर इधर उधर हो जाए। इसीलिए बोला अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो बाकी यूनिकली आएंगे। तो इसमें दो बातें बता रही है। एक तो किसी भी नंबर को जो 1 से बड़ा है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे 13 है तो 13 को 13 लिख सकते हैं, ये भी प्राइम नंबर है।
तो ये तो खुद प्राइम नंबर, तो एक ही फैक्टर आएगा इसका प्राइम फैक्टर। और ऐसे 20 है तो 2 × 2 × 5 तीनों ही प्राइम नंबर, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। इसीलिए 1 जो है, 1 को प्राइम नंबर नहीं रखा गया, 1 को प्राइम नंबर इसलिए नहीं रखा गया। अगर देखो 13 है, अगर कोई आएगा बोलेगा 13, कोई आएगा बोलेगा नहीं 13 × 1 × 1 बोलेगा, इसमें 3 फैक्टर है, 3 प्राइम फैक्टर है। कोई आएगा 13 × 1 × 1 × 1 बोलेगा, इसमें 4 प्राइम फैक्टर है। इसीलिए 1 क्या है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 1 क्या है, नॉट ए प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं है। नहीं तो कोई अगर 2 बोलेगा नहीं 20 का 3 प्राइम फैक्टर है, कोई आएगा नहीं इसका 4 फैक्टर है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 प्राइम नंबर ही नहीं है। तो ये 2 चीज़ें बता रहा है। एक तो किसी भी नंबर को, मतलब ग्रेटर देन 1 को, जो नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। और जो प्राइम नंबर्स होंगे उनका संख्या यूनिक होगा, यानी 2 अगर 2 टाइम्स आया है तो उसको कैसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, 2 ही बार आएगा, सिंपल। ऐसे ही 60 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 2 × 3 × 5, सिंपल। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स एग्जैक्ट सेम आएगा। क्या है, कैसे भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी को फंडामेंटल थ्योरम क्यों बोल रहे हैं, इसको फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं। फंडामेंटल तो वो चीज़ होता है ना जो किसी चीज़ का न्यू बनाए। जैसे एटम होता है, तो एटम क्या है भाई, फंडामेंटल है। जैसे एटम क्या है, मैटर का फंडामेंटल पार्ट है, यानी एटम से ही सब चीज़ बनता है, तो एटम फंडामेंटल बोलते हैं हम लोग। एटम इज अ फंडामेंटल ऑफ मैटर्स। तो ऐसे ही ये फंडामेंटल, यानी ऐसे एटम रोल प्ले कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं ना, वो इंटीजर्स का फंडामेंटल है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटीजर्स है। और ये प्राइम नंबर्स के बारे में ही बातें कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल बोलते हैं इसको। इसका बहुत सारा यूज़ है, इस पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे अभी। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ़ p डिवाइड्स x³ देन p डिवाइड्स x ऑल्सो। p क्या है, वहाँ पे प्राइम नंबर है। यानी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर p जो है x³ को डिवाइड कर रहा है तो p x को भी डिवाइड करेगा। इसको एक्सप्लेन करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर x³ है, x कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, तो अगर x³ को डिवाइड कर रहा है p, तो p x को भी डिवाइड करेगा, सिंपल। तो इसका हम लोग अभी प्रूफ करते हैं। और इसमें क्या यूज़ करेंगे, वही सेम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स यूज करेंगे। तो अगर मान लो x क्या है, x कोई भी नंबर है, तो अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या बोल रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या बोलता है भाई, कोई भी नंबर है उसको हम लोग क्या है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और वो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो x मान लो, x कोई भी नंबर है ग्रेटर देन 1, तो उसको हम लोग क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं क्या। इसमें प्राइम नंबर p1 p2 p3 ऐसे होंगे, बहुत सारे प्राइम नंबर हो सकता है, एक ही प्राइम नंबर। अगर x 13 है तो एक ही प्राइम नंबर होगा, p1 होगा, ये n जो होगा 1 हो जाएगा, सिंपल। तो इसमें क्या है, p1 p2 सब क्या है, p1 p2 क्या है भाई, प्राइम नंबर से। और इक्वल भी हो सकता है, जैसे अगर x मान लो 20 है तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, तो p1 p2 बराबर हो जाएगा 2 के बराबर है, p3 क्या हो जाएगा 5, इतना ही फैक्टर्स है। तो ऐसे ही किसी नंबर को p1 p2 p3 ऐसे pn तक लिख सकते हैं, सिंपल, इतना समझ में आया। और ये p1 p2 क्या है, प्राइम नंबर से, सिंपल, p1 p2 प्राइम नंबर से। तो अगर x ये है तो x³ क्या होगा, x³ क्या होगा भाई, सबका क्यूब हो जाएगा, यानी p1 का क्यूब, p2 का क्यूब, p3 का क्यूब, सबका क्यूब हो जाएगा, सिंपल। जैसे अगर मान लो 12 है तो 12 क्या था, 2 2 3 था, तो 12 क्यूब क्या हो जाएगा, इस पूरे का क्यूब, यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, सिंपल। तो उसी को यूज किया हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा। अब ये क्या है भाई, 2 का क्यूब यानी 2 2 2, हर क्वेश्चन हर चीज़ 3 बार हो गया, यानी p1 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 ऐसे हो जाएगा, p2 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 ऐसा हो जाएगा, p3 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 ऐसे ही pn तक चला जाएगा। ये इतना समझ में आ रहा है, सिंपल। तो x³ क्या हो जाएगा, p1 p1 p1, यानी वही सब चीज़ तीन टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। यानी अभी भी देखो यूनिक ही है, इसमें भी प्राइम नंबर्स क्या है, p1 ही है, p2 है, p3 है, जो इसके प्राइम नंबर्स थे वही प्राइम नंबर इसके भी है। अब क्या बोल रहा है कि x³ को कौन डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड कर रहा है, गिवन क्या है भाई, p जो है डिवाइड्स x³, और x और p क्या है, प्राइम नंबर से भी है,
P बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, P बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। ये बिलोंग्स का साइन है, बिलोंग्स का, यानी कोई भी चीज़ किसी चीज़ को बिलोंग करता है तो ये साइन यूज कर सकते हैं, P बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। अब P प्राइम नंबर है। अब P एक्स क्यूब को डिवाइड कर रहा है, यानी कोई भी नंबर किसी चीज़ को कब डिवाइड करता है भाई, 2। इसको कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, यानी 12 का जो जो प्राइम फैक्टर है वही इसको डिवाइड कर सकता है, और 6 भी कर सकता है। तो यानी अगर 6 कर रहा है तो 6 क्या है भाई, 2 इंटू 3 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ही है, सिंपल। तो अगर P जो है, और P ऑलरेडी प्राइम नंबर है, यानी प्राइम नंबर ही तो इसमें इसी में से कोई एक होगा, तीसरा कोई प्राइम नंबर तो कर नहीं सकता है डिवाइड, अगर इसका फैक्टर में ही नहीं है तो सिंपल। तो P अगर एक्स क्यू को डिवाइड कर रहा है, यानी P क्या है भाई, इसी में से कोई एक P होगा, जो इसका जो एक्स क्यूब का जो प्राइम फैक्टर्स है उसी में से कोई एक होगा P। तो P को बोल सकते हैं क्या, P इज वन ऑफ P1 P2 P9। P क्या होगा भाई, P इन्हीं में से कोई एक होगा, और P सिंस P बिलोंग्स टू, सिंस क्या है, P बिलोंग्स टू P1 P2 P3 Pn। P किस में है भाई, P1 होगा या P2 P3, कोई भी एक होगा। तो x का भी तो कॉमन, x का भी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, P1 P2 P3 n आ रहा है। तो ये सब क्या है भाई, x का भी तो प्राइम फैक्टर ही है, यानी P मान लो P2 है, P2 है, तो P2 क्या है भाई, x को भी तो डिवाइड करेगा, इसलिए क्या है भाई, P जो है डिवाइड्स x ऑल्सो। पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि P जो है वन ऑफ द P1, इन तीनों में से कोई भी अगर एक होगा तो P1 ही होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा तो P2 ही होगा, इन तीनों में से कोई भी एक होगा P3 होगा। तो कोई भी चीज़ इसमें से हो, कोई भी प्राइम फैक्टर हो, तो वो क्या हो रहा है, P1 P2 P3 Pn तक ही जा रहा है, कोई उसी में से एक होगा। और क्योंकि उसी में से कोई एक होगा, उसी में से कोई एक होगा, यानी P1 P2 3 Pn से ही होगा। और ये सब भी क्या है कॉमन, ये सब क्या है भाई, प्राइम फैक्टर है एक्स का, यानी ये सब भी तो डिवाइड करेगा एक्स को, यानी P जो है P1 P2 3 Pn तक ही कोई एक होगा, यानी P भी कॉमन, ये प्राइम फैक्टर ही होगा एक्स का। एक्स का क्या होगा भाई, प्राइम फैक्टर, इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं P इज ऑल्सो वन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, इसलिए क्या होगा, P डिवाइड्स एक्स, इसलिए एक्स को भी डिवाइड करेगा। अब इसी को इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है P, तो देन एक्स को डिवाइड करेगा P, सिंपल। एक्स स्क्वायर को अगर P डिवाइड कर रहा है तो एक्स को भी डिवाइड करेगा, सेम इसी को यूज करके इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। ये खुद से ट्राई करना है, ट्राई इट योरसेल्फ, इसी कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना है खुद से। ओके, सिंपल था। अब एक और क्वेश्चन है, कैन 6 की पावर x एंड्स विथ 5 फॉर एनी x। क्या मतलब 6 की पावर x कभी भी 5 से एंड हो सकता है क्या, किसी भी x के लिए। तो यही सेम चीज़ हो जाएगा, 6 की पावर x क्या है भाई, 2 इंटू 3 की पावर x है, और 2 की पावर x 3 की पावर x, दोनों को अलग अलग कर देंगे। अब देखो x को कुछ भी देंगे तो एक x क्या कर रहा है भाई, सिर्फ 2 और 3 को बढ़ा रहा है, सिर्फ 2 और, यानी 2 2 2 और 3 3 3 डिपेंडिंग ऑन x। अगर 2 है तो 2 बार आएगा, 3 भी 2 बार आएगा, x 5 है तो 2 5। इसमें क्या 5 का कोई भी फैक्टर आ रहा है क्या, x पे डिपेंड है क्या, कोई भी नहीं है। तो फॉर एनी x देयर विल नो एनी 5 फैक्टर ऑफ 5, और कभी भी कोई भी नंबर को एंड 5 कब होता है भाई, जब वो 5 से डिविजिबल हो, और 5 एज ए प्राइम नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, यानी उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर में एक 5 आना ही चाहिए। तो इसमें कभी भी किसी भी x के लिए 5 एज ए प्राइम फैक्टर नहीं आएगा। तो लिख सकते हैं फॉर एनी x देयर कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर 5 एज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर x। किसी भी x के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि 5 एक प्राइम फैक्टर हो जाए ऑफ 6 की पावर x, इसलिए 6 की पावर x कैन नेवर एंड विथ 5। जो 6 की पावर x है कभी भी 5 से एंड नहीं हो सकता है, सिंपल।
अब एक और क्वेश्चन है, n माइनस स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई 8 व्हेन n इज ऑड। n स्क्वायर माइनस वन जो है 8 से डिविजिबल होगा कब, जब n क्या हो, ऑड हो। एक्सप्लेन करना है कैसे, तो देखते हैं n ऑड या इवन में कैसे ये बिहेव कर रहा है। सबसे पहले सिंपल है, n स्क्वायर माइनस वन जो है, तो n स्क्वायर माइनस वन, इसमें एक ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। ये अगर नहीं पता है तो सिंपल है, इसको याद भी रखना है। और ये कैसे हो रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी, फिर अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो ये याद रखना है। तो n स्क्वायर माइनस वन, ये क्या है, n स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर भी है, क्योंकि वन को तो कुछ भी लिख सकते हैं, वन स्क्वायर, वन क्यूब, वन की पावर 4, इसमें कितना ये पावर तो वन ही रहेगा। तो n a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस वन n प्लस वन, सिंपल, ये इतना लिख सकते हैं, इतना आसान था। अब n क्या है, 8 से डिविजिबिलिटी हमको चेक करना है ना, तो n को हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको ऑड इवन के फॉर्म में, तो ऑड इवन कैसे दे सकते हैं भाई, n जो है, n को हम लोग लिख सकते हैं क्या, या तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2m, इवन होगा तो 2m, और ऑड होगा तो 2m प्लस वन। क्यों, क्योंकि n जो है कोई भी नंबर हो सकता है, तो जब 2 से डिवाइड होगा तो या तो इवन होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 इंटू समथिंग के रूप में होगा, और n अगर 2 से यानी ऑड हुआ तो 1 रिमाइंडर देगा, तो 2 इंटू m प्लस वन, सिंपल। तो n अगर दो केस हो गया, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड। हम लोग को बताना है ऑड के टाइम, लेकिन मैं दोनों केस डिस्कस कर ले रहा हूँ अभी। n अगर इवन हुआ तो क्या होगा, n अगर ऑड होगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो क्या होता है देखते हैं। तो n अगर ऑड होता है तो n की 2m प्लस वन के रूप में होगा, तो n को 2m प्लस वन पुट करते हैं, तो n स्क्वायर माइनस वन में अगर हम n माइनस वन हो रहा है n प्लस वन, इसमें n को ऑड पुट करते हैं, यानी 2m प्लस वन पुट करते थे, n इज इक्वल टू 2m प्लस वन, माइनस वन था ही तो माइनस वन, और n यहाँ भी 2m प्लस वन, ये 2m प्लस वन n के जगह पे आ गया, प्लस वन था ही तो वो हो गया, ये 1 से 1 गया, तो ये क्या हुआ 2m, ये हुआ 2m प्लस टू, इसका 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो ये 2 बाहर लेता हूँ, और m तो था ही, और m प्लस टू इसका निकला, m प्लस वन हो गया, तो ये हो गया 4m m प्लस वन, ये 4 आ गया, ये हमको चाहिए 8। तो ये इस टर्म पे ध्यान देना है, इस टर्म पे ध्यान देना है। m कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, यानी ऑड या इवन दोनों हो सकता है। अगर m ऑड हुआ तो m प्लस वन इवन हो जाएगा, अगर m इवन हुआ, m अगर इवन हुआ तो ये ऑड होगा, यानी कोई एक तो इवन होगा ही, कोई एक इवन होगा ही किसी भी केस में, ये ऑड होगा तो ये इवन, ये इवन तो ये ऑड, इन दोनों में से m और m प्लस वन कोई एक इवन होगा ही, वन ऑफ देम इज ऑलवेज इवन। कैसे समझो, ये अगर 5 है तो ये 6 हो जाएगा, ये इवन हो गया उस टाइम, ये अगर 6 है तो ये 7 हो जाएगा, तो ये 6 इवन हुआ है ना पहले ही, तो कोई एक तो इसमें से वन ऑफ देम इज ऑलवेज इवन, अगर इसमें से कोई एक इवन है, यानी कोई तो 2 का एक फैक्टर देगा ही, ये 6 है तो इसमें 2 का फैक्टर आएगा, ये अगर हम, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 2 केस इसमें बना लिए, m अगर ऑड हुआ तो m प्लस वन इवन हो जाएगा, तो m को, इसको हम लोग इवन है तो प्लस वाई लिख सकते हैं, ऑड है तो, और ये 2x प्लस मतलब 2y प्लस वन, ये ऑड के जगह पे लिख दिए, m के जगह पे प्लस वन, तो इसमें से देखो 2 ए फैक्टर आ गया कि नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y प्लस वन, इसका 2 कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस टू हो गया ना, 2y प्लस टू, फिर दोनों का 2 कॉमन आ गया, तो इसको लिख सकते हैं ना 8 इंटू 2y प्लस वन, और ये हो गया y प्लस वन, देखो 8 फैक्टर आ गया, m जब ऑड है तो, और m जब इवन है तो क्या लिख सकते हैं भाई, m इवन है तो m के जगह पे 2y लिख सकते हैं, और इसमें भी m के जगह पे 2y प्लस वन, इसमें भी क्या दिखा है 8 का फैक्टर दिख गया,
दोनों ही केस में 8 का फैक्टर दे गया, यानी इस पूरे ही केस में 8 क्या आएगा, 8 एज ए फैक्टर आ गया। यानी क्या बोल सकते हैं भाई, एन स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाई 8 कब, वेन एन इज ऑड। सिंपल। अब इवन का टाइम देखते हैं। इवन का टाइम क्या है भाई, एन को इवन पुट करते हैं यानी 2m पुट करते हैं, तो 2m माइनस 1 हो जाएगा, एन के जगह पे 2m प्लस 1। इवन में से 1 माइनस कर रहा है, इवन में से 1 प्लस कर रहा है, ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया। तो ऑड का ऑड मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। और ऑड का कभी भी 8 फैक्टर हो सकता है, 8 कैन नेवर बी इसलिए एन स्क्वायर माइनस 1 नॉट डिविजिबल बाई 8, नॉट डिविजिबल बाई 8 कब, एन जब इवन होगा तो। सिंपल। वेरीफाई भी कर सकते हैं एन का जगह पुट करके। एन का जगह अगर हम लोग 3 पुट कर रहे हैं तो 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया 8, 8 से डिवाइड है। सिंपल। तो इसमें दो चीज़ यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ हो रहा है। और एन को हम लोग ऑड इवन में क्यों 2m या 2m प्लस 1 कैसे लिख रहे हैं, ये भी अभी समझा देता हूँ मैं। इस पर क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्वेश्चन ही था इस पर, तो ये था क्वेश्चन। लिखा है ना, सो डेट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2n प्लस 1। हर इंटीजर को, हर पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 2n या 2n प्लस 1 लिख सकते हैं। इस पर एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2n एंड ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2n प्लस 1। दोनों भी प्रूफ कर देंगे हम लोग। सिंपल है कि अगर कोई भी नंबर, इसमें देखो दिख रहा है 2n प्लस 1, 2n प्लस 0, यानी इसमें 2 किसका रोल प्ले कर रहा है, बी का। तो हम लोग ए को क्या करते हैं भाई, लेट्स ए इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं भाई। ए क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दो तुम, ए मान लेंगे उसको। 7 दोगे ए है, वो 8 दोगे 8 ए है, तो ए है। और जो बी था इस वाले इसमें ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बोला था किसी भी ए और बी के लिए देयर विल बी ए एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर सच दैट आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो इसमें ए क्या हो गया, ए तो यही हो गया, बी क्या 2 है। सिंपल क्वेश्चन के हिसाब से दिख रहा है बी 2 है, तो ए को क्या लिख सकते हैं क्या, 2q प्लस आर। आर क्या होगा भाई, आर जो होगा 0 से तो या तो बराबर या बड़ा होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। बी क्या है 2, तो आर कितना वैल्यू ले सकता है, या तो 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 तो लेगा नहीं क्योंकि 2 छोटा है, 2 से छोटा होना चाहिए। तो दो ही केस बंद है, और दोनों केस को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। केस 1 में क्या है भाई, आर 0 ले लें, और केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, आर 1 ले लें। आर 2 तो ले नहीं सकता है, तो आर को 0 दे के देखते हैं। तो आर इज इक्वल टू 2q प्लस 0, यानी ए क्या हो गया 2q हो गया। और इसमें क्या हो गया भाई, ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो गया, जब आर को 1 दे रहे हैं। आर का 0 का मतलब क्या हो गया कि 2 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आर 0 का मतलब क्या हो गया भाई, इवन नंबर। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो, रिमाइंडर 0 है, तो उसको इवन नंबर ही तो बोलते हैं। तो हर इवन नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2q, यानी 2n भी बोल लो, 2m बोल लो, q कोई भी हो सकता है नंबर, तो n बोलो m बोलो, सेम बात है। और r इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि ऑड नंबर है। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 1 दे रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर ऑड है। तो ऑड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2q प्लस 1। इसी चीज़ को हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी यूज किए हैं, और यही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछा भी है कि कोई भी इंटीजर या तो 2q होगा या 2q प्लस 1 होगा। 2q कब होगा, जब इवन नंबर होगा, ऑड होगा तो 2q प्लस 1। इसी पे और भी क्वेश्चन आता है कि कोई भी इंटीजर जो इवन है उसको प्रूफ करो, 6q प्लस, या तो 6n हो सकता है, 6n प्लस 2 हो सकता है, और 6n प्लस 4 हो सकता है ऑड के लिए। और अगर इवन है तो वो 6q प्लस या n है ना, 6n प्लस 1, 6n प्लस 3 और 6n प्लस 5 के फॉर्म में होगा। ये डू इट योर सेल्फ, खुद से करना इसको।
ट्राई करो ये कैसे हो सकता है। इसमें सिंपल बी को क्या रखना है, 6 रखना है, और हम लोग एक केस आएगा, बहुत सारा केस आएगा, उस केस को और बारी बारी डिस्कस कर लो। सिंपल ये प्रूफ करना है कि इवन जो होगा 6n+1, सॉरी उल्टा हो गया, ये इवन होगा, ये ऑड होगा। ऑड क्या होगा, 6n+1, 6n+3, 6n+5 के फॉर्म में होगा, और इवन जो होगा 6n। ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी पे है। सो डेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q+2 या 5q+3 फॉर एनी इंटीजर q। किसी भी नंबर का स्क्वायर 5q+2 और 5q+3 के फॉर्म में नहीं हो सकता, ये शो करना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी इंटीजर है उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं और उसको फिर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें रिमाइंडर इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें रिमाइंडर 3। यानी कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे हैं और उसको अगर 5 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 या 3 कभी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, कोई भी। अब इसको सिंपल लेट ए जो है एनी पॉजिटिव इंटीजर है, मानना ही पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, और बी इसमें 5 लेना ही पड़ेगा क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो ए को लिख सकते हैं क्या, डिवीजन रूल, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से ए इज इक्वल टू 5q+r, जहाँ पे r क्या होगा 0 से बराबर या बड़ा होगा और b से छोटा। b क्या है भाई, इसमें 5 है, तो इसमें देखो r कितना वैल्यू ले रहा है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 नहीं ले सकता है। सिंपल, क्योंकि 5 से छोटा होना चाहिए, ये तो डिवीजन रूल बोलता है। और डिवीजन रूल का ही यूज करके हम लोग केस बनाएंगे। केस क्या है, केस 5 केस बन रहा है। केस 1 में है कि r 0 दे देते हैं, ठीक है, और केस 2 में क्या होगा, r को 1 दे देंगे, केस 3 में क्या होगा, r को 2 दे देंगे। सब में देखते हैं कि फिर क्या करेंगे भाई, नंबर दिया है उसका स्क्वायरिंग करना है, तो r को अगर 0 देते हैं तो a क्या आ जाएगा, 5q आ जाएगा, r 0 पुट कर देंगे इसमें, a आ गया। अब स्क्वायर करके देखते हैं, फिर स्क्वायर करके उसको 5 से डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर और q का स्क्वायर यानी 25q²। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5q², यानी ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है। 5 से क्या हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 5q लिख दो या 5m लिख दो। सिंपल, q की जगह पे m दे दे तो 5m लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5m की जगह हो गया, 5m के फॉर्म में हो गया। तो r जब भी 0 होगा, रिमाइंडर जब भी 0 होगा किसी भी नंबर का, तो उसमें क्या होगा भाई, उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल ये बोल रहे हैं। और केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 में हम लोग r को 1 रखेंगे, r को 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 5q था, 5q+r था, तो r 1 हो गया। तो फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, 25q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2ab। यानी ये इन दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है तो ले लेते हैं, तो 5q² प्लस 2q, सिंपल, और प्लस 1 था ही, तो ये तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, तो इसको हम लोग m दे देते हैं, 5m+1, यानी 5m+1 का, यानी जिसमें भी रिमाइंडर 1 आएगा, किसी भी नंबर का अगर 5 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 आता है तो उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें भी रिमाइंडर क्या आएगा, उसको भी अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 5m+1 के फॉर्म में रहेगा। केस 2 क्या है, केस 2 हो गया ये। केस 3 क्या है, r को 2 पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू 5q+2, नंबर का स्क्वायरिंग करके देखते हैं दोनों तरफ स्क्वायर, यानी 25q² प्लस 4 प्लस ये हो गया। सिंपल, अब इन दोनों में भी 5 कॉमन आ रहा है, इसमें कोई 5 कॉमन नहीं है, तो 5 × 5q² प्लस 4q प्लस 4, तो इसको m पुट करते हैं तो 5m+4, यानी इस नंबर का अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 5m+4, यानी रिमाइंडर 4 आएगा 5 से डिविजिबिलिटी पे। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, 5m+4 में। केस 4 क्या है, केस 4 में r इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, r को 3 पुट करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 5q + 3, स्क्वायरिंग करेंगे तो 25q², 3 × 9, 3 का स्क्वायर और 30q 2ab के रूप में। ये देखो इसमें 5, इसमें 5, इसमें 4 + 5 लिख सकते हैं क्या, लिख के देखते हैं, 30q था और 5 + 4, तो इन दोनों में 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 × 5q², 6q + 1 + 4, इसको m पुट कर देंगे तो 5m+4। ये देखो 4 केस हो गया, केस 5,
केस 5 में क्या है, आर को 4 पुट करके देखते हैं। तो ए इज इक्वल टू 5 क्यू प्लस 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड 25 क्यू स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40 क्यू। 5 इसमें कॉमन, इसमें कॉमन। 16 को क्या हम लोग 15 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5 का हम लोग मल्टीपल्स को देखना है ना, 5 से डिविजिबिलिटी देखना है। तो 5 क्यू स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8 क्यू प्लस 1, इसको ये भी इंटीजर ही होगा कोई, तो 5m प्लस 1। हर केस में, इन एवरी केस वी क्या देख रहे हैं हम लोग, या तो 5m होगा स्क्वायरिंग, या 5m प्लस 1, 5m प्लस 4, 5m प्लस 4, 5m प्लस 1, यानी तीन ही केस बना, 5m प्लस 1 और 5m प्लस 4। किसी भी केस में 5m प्लस 2 और 5m प्लस 3 नहीं हो सकता है। हेंस प्रूव, m की जगह q भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग करने पे तीन ही फॉर्म में आएगा, कौन सा फॉर्म में आएगा, 5m, 5m प्लस 2, 5m प्लस 4, ये प्रूफ करना है। तो ये नहीं आएगा, ये आएगा, दोनों एक ही साथ प्रूफ हो गया, सिंपल। अब क्या है, SCF एंड LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। SCF और LCM, अभी हम लोग SCF क्या देखे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके SCF निकाले हैं। अभी SCF और LCM दोनों को किससे यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कोई भी दो नंबर है उसका कुछ कॉमन फैक्टर होगा, उसमें जो हाईएस्ट आएगा, यानी जो हाईएस्ट नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए रिमाइंडर 0 के साथ, तो उसको बोलते हैं SCF, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दो नंबर का बहुत सारा मल्टीपल्स होगा और उसमें जो सबसे लोएस्ट होगा वो होगा LCM। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं हो सकता, ये तो इन्फिनाइट तक चला जाएगा ना, बहुत आगे इन्फिनाइट तक जाएगा। ऐसे ही लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमेशा ही 1 होगा। पॉजिटिव में देखेंगे तो हमेशा ही 1 आएगा। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर तो हो दोनों का, लेकिन लोएस्ट भी, तो हर नंबर का कॉमन फैक्टर क्या आता है, 1 आता ही है। इसीलिए अगर LCF यूज़ करते हैं, अगर LCF लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबका 1 आएगा, और अगर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो सबका ही इन्फिनिटी आएगा। तो इसलिए हम लोग ये दोनों नहीं यूज करते हैं, ये दोनों यूज करते हैं, SCF और LCM। जैसे अगर मान लो अभी एग्जांपल में लेते हैं 30 और 12 का, तो क्या करना है, इसमें 30 का प्राइम फैक्टर लिख लेना है। क्या करना है, 30 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू, नहीं 12 का पहले दोनों का लिखेंगे, 12 का लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 30 का है 2 इंटू 3 इंटू 5, इतने ही प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इसमें क्या करना है, सभी को एज ए पावर लिख लेना है, 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 था। अब इसमें जो अगर फैक्टर नहीं है तो उसको 0 0 लिख लेना है। क्यों, क्योंकि 5 की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं अभी आगे समझ में आ जाएगा। इसको नहीं भी लिखेंगे तभी भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसको लिख लेना है ईजी करने के लिए। जो भी फैक्टर नहीं दिया रहेगा, अगर इसमें 7 है, इसमें 7 है ही नहीं, तो इसमें 7 की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी क्योंकि फैक्टर दिखना चाहिए, सबका कॉमन दिखना चाहिए सबके सामने। ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, SCF के लिए अभी याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, कैसे ये निकालना कैसे वो बता रहा हूँ। SCF के लिए क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी SCF के लिए क्या करना है, लोवेस्ट पावर लेना है। हाईएस्ट के लिए क्या लेना है, लोवेस्ट पावर लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए लोवेस्ट लेना है, सिंपल। तो क्या है, SCF के लोवेस्ट लेंगे, यानी 2 का किसमें लोवेस्ट है, इसमें है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 लेंगे। 3 का कौन सा पावर लेंगे, 1 1, लोवेस्ट भी 1 ही रहेगा, 3 की पावर 1। 5 आ गया, 5 का लोवेस्ट पावर किसमें है, 0 है, तो 5 की पावर 0 ले लेंगे। किसी भी पावर अगर 0 है तो 1 होगा, सिवाय 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन है, 0 की पावर नॉट डिफाइन, सिंपल, ये याद रखना। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर, SCF क्या है 6। अब LCM के लिए, यानी लोवेस्ट के लिए हाईएस्ट पावर लेना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगा, 1 1 का हाईएस्ट 1 ही रहता है। 5 का हाईएस्ट पावर 0 है और 1 है, हाईएस्ट क्या होगा, 1 होगा, तो वो लेंगे। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, क्या आया, 60 आया, सिंपल। इतना समझ में आया, ये क्यों किया, इतना समझ में आया कि नहीं। सबका 0 भी ले लेना है, क्योंकि ऐसे हम लोग को ईजी हो जाता है थोड़ा, कि लोवेस्ट ढूंढना भी आसान हो जाता है और हाईएस्ट ढूंढना भी आसान हो जाता है, सिंपल। ये हो गया, क्योंकि बहुत इतना समझ में आया ना। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इससे दोनों डिवाइड भी होगा और इससे बड़ा कोई फैक्टर इन दोनों का होगा भी नहीं कॉमन, और ये दोनों 60 जो आएगा इन दोनों का मल्टीपल होना ही चाहिए। ये क्रॉस वेरीफाई के लिए सही है कि आंसर मेरा सही आया कि नहीं, क्योंकि 12 से 60 कट जा रहा है 5 टाइम्स में, 30 से 60 कट जा रहा है 2 टाइम्स में, सिंपल। तो ये क्रॉस वेरीफाई के लिए सही रहता है आंसर। अब इसमें हाईएस्ट ही क्यों ले रहे हैं, लोएस्ट ही क्यों ले रहे हैं, ये थोड़ा सोचना है
क्या करना है, सोचना है कि 12 का अगर फैक्टर 2 × 3 था और 18 का 2 की पावर 1 × 3² था, तो हाई SCF के लिए क्या था भाई, सबका लोएस्ट पाला था। 2 का लोएस्ट क्या है 1 है तो 1 ले लिए, 3 का पावर लोएस्ट क्या है 1 है तो 1 ले लिए, 6 आ गया। और LCM के लिए क्या था, हाईएस्ट पावर लेना था। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 2 ले लिए। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है तो 2 ले लिए, 36 आ गया। अब क्या हो रहा है देखो, SCF में क्या हो रहा है, ये यूज़ हो जा रहा है और ये लोएस्ट यूज़ हो जा रहा है, ये दोनों SCF में यूज़ हो गया। और LCM में क्या हो रहा है, ये हाईएस्ट वाला यूज़ हो जा रहा है और ये हाईएस्ट वाला यूज़ हो रहा है, यानी कोई सा भी पार्ट्स छूट नहीं रहा है, किसी भी प्राइम फैक्टर का पावर छूट नहीं रहा है। कोई भी प्राइम फैक्टर जो उसका है इंक्लूडिंग देयर पावर, वो क्या हो रहा है, छूट नहीं रहा है इन दोनों के SCF और जो SCF में आ जा रहा है, जो बच रहा है वो LCM में आ जा रहा है, सिंपल। तो इसीलिए एक ये भी आ गया कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या हो रहा है, लोएस्ट पर वाला मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सब मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसमें लोएस्ट वाला भी हो गया और हाईएस्ट वाला भी हो गया। हाईएस्ट वाला हो गया यानी LCM मल्टीप्लाई हो गया, और लोएस्ट वाला हो गया यानी SCF मल्टीप्लाई हो गया। यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो SCF और LCM भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में राइट हैंड साइड में। इसीलिए एक रिलेशन भी हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि SCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इन 2 नंबर का कभी भी प्रोडक्ट करते हैं और उसका SCF और LCM का भी प्रोडक्ट करते हैं तो इक्वल आता है। वो क्यों आता है, यहाँ से पता चल गया, क्योंकि ये 3 नंबर पे नहीं लगता है, इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि ये प्रोडक्ट ही नहीं मल्टीप्लाई होगा सब। 3 नंबर का ट्राई करना, 3 नंबर अगर ABC है, जैसे 12 है, 18 है और 20 है, ये इस पे रूल अप्लाई नहीं करेगा कि इन तीनों का SCF इन तीनों का LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर्स। नहीं, क्यों नहीं होगा, ये खुद से ट्राई करना, डू इट योर सेल्फ। इसे खुद से ट्राई करना है कि इनका ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखोगे कि उसमें बहुत सारा फैक्टर जो है वो लेफ्ट आउट हो जा रहा है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई और SCF और LCM को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये हाईएस्ट और लोएस्ट क्यों ले रहा है दोनों में, ये भी थोड़ा अब पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं R माइनस Q, यानी रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, ये क्या हो जाता है भाई, रियल नंबर हो जाता है। तो रियल में से अगर रेशनल घटा देंगे तो इरेशनल बचेगा, तो इसीलिए इसको डिनोट करते हैं R माइनस Q। एक इरेशनल नंबर्स का डिफिनेशन क्या है, दीज आर रियल नंबर्स डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। ये भी रियल नंबर है जो कि क्या है, एक्सप्रेस नहीं हो सकते एज ए P/Q। P/Q के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं करते। P और Q क्या है, वहाँ पे इंटीजर्स है, Q 0 नहीं होना चाहिए, सिंपल। और एक और डिफिनेशन है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट भी नहीं करे और रिपीट भी नहीं करे, कोई पैटर्न रिपीट नहीं करे, जैसे 2/3 3 3 3 3 ऐसे 3 रिपीट नहीं करे। एग्जाम्पल्स में क्या है, एक तो शॉर्ट्स है ये सब, 2√2 √3 √5, और जो शॉर्ट्स नहीं है जैसे 3.15 ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है कोई पैटर्न। तो पाई का वैल्यू जो रियल वैल्यू है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। यूलर्स नंबर E से डिनोट होता है, E का वैल्यू क्या है 2.7188 ऐसे जाते जाता है, ये टर्मिनेट भी नहीं करता है रिपीट भी नहीं करता है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इसको नेचुरल लॉग बेस में भी यूज किया जाता है। एलन बहुत बार सुने होंगे, लॉग सुने होंगे, उसका जो नेचुरल बेस होता है बेस, वो उसमें उसी को नेचुरल बेस भी बोला जाता है, इसको वहाँ यूज होता है। लॉगरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मतलब पढ़ लेना चाहिए। इसका भी मैं एक क्लास डाल दूंगा, इसमें लास्ट में डालूंगा, वो बोर्ड के बाद तुम लोग देख लेना, ओके। तो E जो है, E का वैल्यू क्या है 2.718, ऐसे ही ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर हो गया। गोल्डन रेशियो 1, इसका वैल्यू क्या है 1.618, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके बारे में तुम लोग खुद से ट्राई करना पढ़ने का, गोल्डन रेशियो क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये भी एक इरेशनल नंबर है। पाई को हम लोग कभी कभी 22/7 भी बोल देते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई का। ये रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये तो रियल वैल्यू है ही नहीं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। और 22/7 क्या है भाई, एज ए P/Q हम लोग लिख ले रहे हैं, ये इंटीजर है दोनों और Q 0 भी नहीं है, तो P/Q के फॉर्म में जैसे ही लिखे तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो पाई का जो रियल वैल्यू है वो इरेशनल है, लेकिन 22/7 जो है ये रेशनल नंबर है।
अब इसमें हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि √2 √3 √5 इसको प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। ये तो ऑलरेडी इरेशनल नंबर है बाय डिफिनेशन ही, क्योंकि ये ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। लेकिन इसमें हम लोग को बस ये प्रूफ करना है कि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या है p और q इंटीजर्स है और q 0 नहीं हो, ये प्रूफ करना है। इसके क्वेश्चन आता भी है और ये प्रूफ हम लोग अभी करेंगे भी। √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 को क्या प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या इसमें क्या प्रूफ कर सकते हैं कि √2 जो है, जैसे कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर से 2 है या 3/2 है, उसमें क्या है √2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, 3/2 को 3/2 लिख सकते हैं। तो यानी इंटीजर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को। और p और q क्या है, को प्राइम हो, p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम भी लिख सकते हैं। यानी किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग एज ए p/q और p और q को प्राइम हो, जैसे अगर 14/7 है तो ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको p/q लिख सकते हैं। 14 और 7 तो को प्राइम नहीं है, लेकिन ये अगर हम लोग ये कर देते 2 और 1, यानी फाइनल इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q को प्राइम है, इसे 2/1 लिख सकते हैं 14/7 को, जहाँ पे p है, p और q इंटीजर्स भी है, को प्राइम भी है और q 0 नहीं होना चाहिए। यानी p और q को प्राइम है और q 0 नहीं होना चाहिए, यानी रेशनल नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अगर साबित कर देंगे √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, को प्राइम हो और q 0 नहीं होना चाहिए, ये साबित कर देंगे इसको नहीं लिख सकते हैं, तो √2 ये हो जाएगा प्रूफ के इरेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड। कौन सा? कंट्राडिक्शन। मतलब कि हम लोग कुछ एजम्पशन लेंगे पहले, फिर उसको हम लोग गलत साबित कर देंगे कि नहीं ये एजम्पशन रॉन्ग है। तो वहाँ से क्या हम लोग एजम्पशन है उसका कंट्राडिक्शन हो जाएगा। यानी हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं पहले। हमारा फर्स्ट एज्यूमशन क्या है कि √2 इज इक्वल टू p/q। √2 क्या है, √2 को हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, जहाँ p और q क्या है भाई, को प्राइम है। p/q क्या है, को प्राइम है। किसी भी रेशनल नंबर को हम एज ए को प्राइम लिख सकते हैं p/q। अगर 14/7 है तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, 2 और 1 क्या है, को प्राइम है। और q यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल, ये एजम्पशन है हम लोग का फर्स्ट। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, और p/q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू p²/q²। यहाँ से क्या आ गया, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो p² इज इक्वल टू 2q² आ जाएगा। सिंपल ही आ गया, p² इज इक्वल टू 2q²। स्क्वायर इन 2 इंटू समथिंग है, यानी p² जो है 2 टाइम्स समथिंग है, यानी 2 इसका फैक्टर है। यानी इससे ये बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p², 2 डिवाइड्स p², ये बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p²। क्यों? क्योंकि ये एक इवन नंबर है। p² इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, 2 से मल्टीप्लाइड है, यानी इसका एक 2 फैक्टर है p² का, यानी 2 डिवाइड कर सकता है p² को। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, ये बोल सकते हैं क्या, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। ये कुछ देर पहले ही प्रूफ किया था। क्यों? यूजिंग फंडामेंटल। p को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू समथिंग m। क्यों? क्योंकि p इवन नंबर है, p इवन नंबर है, तो इसको इसमें पुट कर देना है। पुट करते हैं तो 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2q²। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4m² इज इक्वल टू 2q²। 2 से 2 गया तो q² इज इक्वल टू क्या आ गया, 2m² आ गया, यानी q² का भी एक 2 फैक्टर हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q²। इसलिए यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q ऑल्सो बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या q को 2n लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 इसका फैक्टर है, यानी इवन नंबर है q, और हर इवन नंबर को हम 2 इंटू n के फॉर्म में लिख तो सकते ही है ना। तो यहाँ से क्या आया, 2 ही आया, ये आया एक 1, एक ये आया 2 इक्वेशन। अब इन दोनों को हम लोग इस इक्वेशन को मान लेते हैं, ये है इक्वेशन ए है। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन
जो एजम्पशन था हम लोग को ए और 1 और 2, 1 और 2 में क्या है, पी और क्यू का वैल्यू आ गया 2m 2n। तो √2 इज इक्वल टू जो ए में था p बाई क्यू और p को 2m आ गया था इक्वेशन फर्स्ट में और क्यू आ गया था 2n। तो इसको पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो √2 इज इक्वल टू 2m/2n, यानी दोनों का क्या आया, कॉमन फैक्टर 2 आ गया। और हम लोग का एजम्पशन क्या था कि P और Q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। को प्राइम किसको बोलते हैं, को प्राइम, दो नंबर को प्राइम कब होते हैं, जब उनका HCF क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही हो, हाईएस्ट क्या हो 1 ही हो। लेकिन इसमें क्या है 2 आ गया कॉमन फैक्टर, यानी 1 से बड़ा हो गया, तो ये दोनों को प्राइम नहीं है, यानी P और Q आर नॉट को प्राइम। यहाँ से प्रूफ हो गया, क्यों, क्योंकि 2 एज ए कॉमन फैक्टर, 2 एज ए कॉमन फैक्टर, हम लोग वी गॉट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। ओके, तो P और Q को प्राइम नहीं है, इसलिए एजम्पशन था इज कंट्राडिक्टेड, जो हमारा एजम्पशन था वो गलत हो गया, इसलिए √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये बोल सकते हैं। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसी को यूज करके √3 को भी इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। दोनों इसको P बाई क्यू मानेंगे, P बाई क्यू मानेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, P स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो P का कॉमन फैक्टर आ जाएगा 3, Q का भी फैक्टर आ जाएगा 3, दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा, जो कि P और Q साबित कर देगा को प्राइम नहीं है। यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा, अपना जो एजम्पशन है कि P और Q को प्राइम है वो गलत हो जाएगा। और जैसे ही वो गलत होगा हम लोग बोल सकते हैं √3 इज एन इरेशनल नंबर, सिंपल। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू को इरेशनल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू इरेशनल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P बाई क्यू है ये एजम्पशन ले सकते हैं हम लोग पहले, फिर अपना एजम्पशन को हम लोग रॉन्ग साबित कर देंगे, तो वहाँ से हम लोग का कंट्राडिक्शन का मेथड यूज करके बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर है। वो कैसे करेंगे, इसको राइट साइड भेज देंगे, लेफ्ट साइड बस √3 या √2 कोई एक ले लेंगे, ले लिए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से फिर वही कंट्राडिक्शन आ जाएगा कि √3 इज इक्वल टू सम रेशनल नंबर, जहाँ हम लोग को पता है कि √3 क्या है भाई, इरेशनल नंबर है, वो कहाँ से, इससे। तो इस वाले मेथड में ये यूज़ कर लेना है, √3 इरेशनल नंबर, इसको फिर से प्रूफ नहीं करना है। अगर ये बोल देगा इसी को प्रूफ करना है तो फिर से इसको प्रूफ करना है, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन में मान के चलना है कि ये इरेशनल नंबर ही है। बाकी अगर बहुत सारा क्वेश्चन आता है जैसे √2 प्लस √3 प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है, ये भी प्रूफ हो जाएगा ऐसे ही। 2 को उस साइड भेज देंगे, P बाई, इस पूरे को P बाई क्यू मान लेंगे, 2 को उस साइड भेज देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, फिर दिख जाएगा सीधा सीधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। इसको डिनोट करते हैं क्यू से, किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। रेशनल नंबर क्यू इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज सच डेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और पी किसको बिलोंग करता है, इंटीजर, क्यू किसको बिलोंग करता है, इंटीजर, क्यू क्या है वहाँ पे, नॉट जीरो, क्यू शुड नॉट बी जीरो, यानी क्यू जो है हर एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो एक्स किसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, सिंपल। इसका एक और डिफिनेशन है, ए रियल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, कोई सा भी रियल नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होगा, रेशनल नंबर। टर्म्स क्या है, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू चाहिए। और डेसिमल एक्सपेंशन के भी रूप में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे रियल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आर कॉल्ड रेशनल नंबर। किसी का भी डेसिमल टर्मिनेट कर जा रहा है, 2.5 3.5 वो रेशनल नंबर है, या रिपीट कर रहा है जैसे 2.33333 3.5555, तो ये रिपीट कर रहा है, सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो उसको बोल सकते हैं रेशनल नंबर। और जो रिपीट भी ना करे, टर्मिनेट भी ना करे, वो इरेशनल नंबर हो गया। एग्जांपल ये सब है, 2 5, इसको 2/1 लिख सकते हैं, 5/1 2/5 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रिपीट कर रहा है 5.111 रिपीट कर रहा है, ये टर्मिनेट कर गया, तो ये सब रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, सिंपल। डेसिमल को कन्वर्जन, फ्रैक्शन में डेसिमल का रेशनल नंबर में कन्वर्जन, तो वो देखते हैं। और ये देखना है इसमें कि कौन सा
जो रेशनल नंबर होगा यानी फ्रैक्शन होगा, जैसे कोई सा ही फ्रैक्शन है 3/5, तो ये टर्मिनेट करेगा। ये तो सिंपल दिख रहा है कि ये रेशनल नंबर है, तो या तो टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा। तो ये बिना कैलकुलेट किए, मतलब इसको डिवाइड किए बताना है हमको कि टर्मिनेट करेगा कि रिपीट करेगा, कि टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा। अगर ये रेशनल नंबर है, या तो टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा, कोई एक तो करेगा ही। तो बिना इसको डिवाइड किए, जैसे बहुत बड़ा नंबर आ गया, जैसे मान लो 2/589,512 ये है, तब इसको डिवाइड करेंगे तब तो पता चलेगा ना कि ये टर्मिनेट करेगा कि रिपीट करेगा। ये तो दिख रहा है कि ये रेशनल नंबर है, क्यों, ये पी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो या तो ये टर्मिनेट करेगा, रेशनल नंबर का डिफिनेशन ही है, या तो टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा, दोनों एक साथ तो कर नहीं सकता है। तो बिना इसको डिवाइड किए कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा, वो अभी देखते हैं। देखो इसमें सिंपल सा है कि अगर जो भी डिनोमिनेटर है इसको अगर 2n और 5m इस फॉर्म में अगर लिख लेते हैं तो ये टर्मिनेट करेगा। इस फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना डिनोमिनेटर का, उसमें सिर्फ 2 आना चाहिए, बहुत सारे 2 आना चाहिए, या तो 1 या 0 भी 2 हो सकता है, यानी n का वैल्यू 0 1 कुछ भी दे दो। और या तो 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में, या 5 आना चाहिए। m का वैल्यू यानी 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे। यानी m का अगर वैल्यू 0 यानी 5 का भी फैक्टर नहीं हो, सिर्फ 2 का भी हो तभी भी चलेगा, सिर्फ 5 का फैक्टर हो तभी भी चलेगा, या 2 और 5 दोनों हो तभी भी चलेगा। यानी इसी तीनों केस में ये टर्मिनेट करेगा। डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2n इंटू 5m, यानी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें सिर्फ 2 और 5 आने चाहिए। ओके, तो वो टर्मिनेट करेंगे। इसके अलावा सभी अगर रेशनल नंबर है तो वो रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, सिंपल। अब ये कैसे वर्क कर रहा है कि अगर देखो जैसे 2n और 5m है, यानी मान लो 2 की पावर 7 और 5 की पावर 8 है, तो इसको हम लोग क्या है, इसे ऐसे मान लो, इधर कुछ भी है x मान लो है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर इसमें अगर 2 की पावर 8 रहता तो 5 की पावर 8, ये होता है ना an और bn, यानी दोनों का पावर क्या हो, सेम हो, तो a इंटू बी की पावर n कर सकते हैं। बेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर सेम रहता है, तो सिंपल उसी का यूज करते हैं कि अगर पावर इक्वल कर देता हूँ तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और बेस जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा, और नीचे 10 का मतलब क्या हुआ, यानी 10 का मल्टीपल, यानी 10 का मल्टीपल हो नीचे, तो सिंपल रहता है कि उतना उतना पॉइंट डेसिमल शिफ्ट कर जाता है टू द लेफ्ट। तो इसमें हमको बस नीचे एक और 2 लाना है, क्योंकि 5 की पावर 8 2 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 8 बनाना है। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे क्या हो गया, ऊपर 2x हो गया और नीचे हो गया 2 इंटू 5 की पावर 8, 5 की पावर 8, तो 2x अपॉन क्या हुआ 10 की पावर 8। अब ये जो भी होगा उसमें 8 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा टू द लेफ्ट, सिंपल। इसी को यूज किया गया है कि सिर्फ अगर 2 और 5 का फैक्टर होना डिनोमिनेटर में, तो उसको हम 10 की पावर k के फॉर्म में उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो फिर जैसे ही 10 की पावर k के फॉर्म में आएगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बाकी हर केस में नॉन टर्मिनेट रहेगा, लेकिन रिपीटिंग रहेगा क्योंकि ये रेशनल नंबर है। ओके, सिंपल। जैसे अभी एग्जांपल भी है 13/2 है, तो इसमें 2 की पावर 1 है, तो सिंपल अगर 2 की पावर 1 यानी 5 की पावर 1 बनाना है हमको, तो 5 की पावर 1 और नीचे अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये जो भी रेशनल नंबर है वो इक्वल ही रहे। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग अगर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल ही रहता है। तो ऊपर हो गया 65 और नीचे क्या होगा 10 की पावर 1, तो ये हो गया, यानी 1 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट होगा टू द लेफ्ट 6.5। तो यही लिखा हुआ है, इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n m और n बिलोंग टू z, यानी इंटीजर, नीड नॉट टू बी इक्वल। m और n को इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। इक्वल अगर होगा तब तो सबसे सिंपल हो गया, 10 की पावर m ही हो जाएगा, देन इट विल हैव टर्मिनेटिंग एक्सपांसन। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के लिए p/q हो, डेसिमल नंबर है तो p/q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन क्यूज हो 2 की पावर m 5 इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं हो। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लो अगर हम 3 3 लेते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 इंटू 11, इसमें
ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो इसका क्या होगा, ये तो रेशनल नंबर है ही, दिख रहा है इंटीजर्स है, p और q इंटीजर्स है, q जीरो नहीं है, रेशनल नंबर है, यानी या तो इसका टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा। टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। जब टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिपीट ही करेगा, सिंपल। तो बिना कैलकुलेट किए, बिना डिवाइड किए हम लोग ये बता सकते हैं। ओके, बाकी डिवाइड करके तो पता चल ही जा रहा है कि 10/3 इज इक्वल टू 3.333। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो रिवीजन के लिए है। ओके, जैसे 3.3 बार है तो इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, p/q के फॉर्म में, ये तो दिख रहा है कि 10/3 होगा, लेकिन करते कैसे हैं, जैसे अगर 3.3 बार है, 5.3 बार है, ये सब हो गया, फिर एक आता है 0.99, दो दो रिपीट कर रहा है, इसको कैसे एज ए p/q में लिखेंगे, फिर इसका आंसर क्या होगा ये बताना है और खुद से करना है, डू इट योर सेल्फ है ये। ओके, ये रिवाइज करने के लिए सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ के दूसरा रिपीट करता है, ये क्या हो गया 2.01111, इसको लिखेंगे 2 पॉइंट, इसको p/q में कैसे लिखेंगे, ये 5 मिनट का वर्क है, इसको बस रिवाइज कर लेना है खुद से, अगर आता है तो वेरी गुड। इसमें हम लोग बस एक दो क्वेश्चन है जो अभी कर ले, इसको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन रिपीटिंग होगा। एक तो ये सिंपल दिख रहा है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो नहीं होगा, यानी टर्मिनेट करेगा या तो रिपीट करेगा, कोई एक तो करेगा ही। अब क्योंकि डिनोमिनेटर का 5 की पावर 4 और 2 की पावर 0 है, यानी 5 की यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, 5 की पावर n इंटू 2 की पावर m के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, क्या करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसका आंसर बताना है, तो ये सिंपल है, ये क्या है 0.5 बार का मतलब क्या होगा, 555 रिपीट कर रहे हैं, अब 0.4949 का मतलब क्या होगा, 0.4949 रिपीट करेगा, सिंपल ये। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, 4 में से 4 गया 0, 15 में से 9 गया 6, फिर 4 में से 4 गया 0, 15 में से 9 गया 6, फिर 4 में से 4 गया 0, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 4 गया 0। तो इसमें क्या हो रहा है, 0.4 में से 4 गया 0, 0.06 रिपीट कर रहा है, 06 रिपीट कर रहा है, यानी इसको बोल सकते हैं 0.06 बार, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। और एक और तरीका है इसको कि इसको डेसिमल, इसको रेशनल p/q के फॉर्म में लिखें, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी दोनों को p/q के फॉर्म में लिखना है, फिर माइनस करना है, फिर भी आंसर सेम आएगा। अब प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर मतलब प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, बताना है। अगर कंपोजिट नंबर है यानी एक से ज़्यादा, कंपोजिट नंबर का क्या डिफिनेशन होता है, प्राइम नंबर का होता है कि एक तो वो खुद फैक्टर होगा और एक वन फैक्टर होगा, यानी जो एक नंबर होगा वो फैक्टर होगा अपने आप का, और एक वन, यानी दो ही फैक्टर होगा, क्या फैक्टर होगा, दो ही। तो अगर दो से ज़्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर, तो जैसे 2 × 3 × 15 + 7, सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देना में। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी कोई नंबर मान लो, लेट एनी नंबर इज इक्वल टू एक्स, कोई नंबर एक्स है, तो हम लोग क्या साबित करना है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताना है, सिंपल। तो अब क्या, एक्स स्क्वायर अगर एक्स नंबर है तो एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स को अगर इवन नंबर होगा तो 2m लिख सकते हैं, अगर ऑड नंबर होगा तो क्या लिख सकते हैं, 2m+1 लिख सकते हैं, सिंपल। तो अगर स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4m², और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होगा, 4m² a² + b² फिर 2ab यानी 4m। इसमें क्या दिख रहा है, 4 × m², यानी 4 इसका भी फैक्टर है, और इसका क्या है 4 × m² + m है, और +1 है, तो ये क्या है, इसको लिख सकते हैं 4k + 1, और 4 × m² यानी 4k, यानी जो इवन नंबर होगा उसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 4 से डिवाइड ही हो जाएगा क्योंकि इसका 4 फैक्टर ही है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0, जो भी इवन नंबर का स्क्वायर होगा। बचा जो ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायरिंग का क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 4 से डिविजिबिलिटी पे, बी को 4 दिया हुआ है यहाँ पे, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है,
यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर को अगर 4 से डिवाइड करें, इधर रिमाइंडर विल बी 0 और रिमाइंडर विल बी 1। 5 में क्या दिया है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर इक्वल। एलसीएम क्या है भाई, अगर x है और एचसीएफ भी क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो हम लोग ये पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मान लो नंबर क्या है, a और b है, सिंपल। तो a और b यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो x इंटू एक्स, तो a इंटू बी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, यानी a x हो जाएगा और b भी x हो जाएगा, सिंपल। यानी नंबर मस्ट बी इक्वल। एक ऐसे भी देख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है। एलसीएम क्या होता है भाई, अगर a और b का एलसीएम x है तो एलसीएम क्या है भाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों से भी बड़ा होगा, इन दोनों से भी बड़ा होगा x। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो भी x है, क्योंकि एलसीएम और एलसीएम को इक्वल दिया है। तो एचसीएफ क्या होता है, हमेशा इन दोनों से छोटा होता है। तो किस केस में कोई नंबर a और b से छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा, एचसीएफ इन दोनों से छोटा या इन दोनों के बराबर, कोई एक के बड़ा, तो ऐसे हो सकता है। तो ये किस केस में ये फॉलो कर सकता है, जब x ही क्या हो, a और b हो, यानी एचसीएफ एलसीएम नंबर भी दोनों क्या हो, तो नंबर मस्ट बी इक्वल। थैंक यू सो मच।